जी, हम एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और सत्र का आरंभ करते हैं। गहरी साँस भरेंगे। ओम। जी, गाय के आधार पे विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाए जाते हैं, जिनके आधार पे हम बहुत अच्छे से स्वावलंबन कर सकते हैं। लेकिन हमें अ, उन सारे उद्योगों को इस प्रकार समझना चाहिए कि वह हमारे लिए और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं शहरी जगह पर या गाँव में, वह उसके प्रति उत्सुक हों, उसके प्रति जागरूक हों, उत्साह उनके अंदर पैदा हो। तो इस तरीके की उत्पाद निर्माण, उसका पैकिंग, उसका वितरण, वो सारी चीज़ें इस आधार पे हों कि सभी के अंदर एक उत्साह और एक रुचि आए। और जो उत्पाद को उपयोग करें, तो वह भी उसके साथ में काफ़ी अपने आप को सहज अनुभव करें और उसको अपनाकर उन्हें एक प्रसन्नता हो। तो इस प्रकार गाय के उद्योग में जो लोग लगे हैं, उन्हें यह बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि गाय सबसे कैसे जुड़े और सबको उसके प्रति, उसके गव्यों के प्रति रुचि कैसे पैदा हो, यह मुख्य विषय है। क्योंकि गाय पर काम बहुत समय से हो रहा है, लेकिन लोगों के साथ जो उसका संपर्क है, वो एक अच्छे तरीके से एक जिसे कहते हैं संपर्क एक जो श्रृंखला होती है, वह नहीं बन पा रही है, एक-दूसरे से जुड़ाव की। तो इसी क्रम में बहुत सारे उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो पुस्तक है आपके सामने, यह इसलिए भी बनाई गई है कि इसमें विभिन्न उत्पाद जो जितने भी समझ में आए हैं राघवन जी को, वह सब संकलित इसमें किए गए हैं। अ, और वो काफ़ी अच्छे से प्रशिक्षण भी देते हैं, तो उसी आधार पे उन्होंने अपना ये संकलन हमारे सामने रखा है। तो इसको अलग-अलग हम जगह अलग-अलग प्रशिक्षक तैयार करके अ, और अलग-अलग गौपालकों से हम इसको जोड़ सकते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति गाय के प्रति एक अ, उत्साह उसके मन में पैदा हो। दूध के प्रति केवल एक जिज्ञासा है कि हाँ, दूध गाय देती है, बिक जाएगा दूध, तो हम गाय को रख लेंगे, ऐसी भावना ना रहे। पूरा समग्र दृष्टिकोण गाय के प्रति रहेगा तो गाय एक हिस्सा बनेगी और पूरी एक कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी क्योंकि गाय अगर रहेगी तो आने वाली विपरीत परिस्थिति में गाय के आधार पे व्यक्ति जो गौपालक है वो भी आत्मनिर्भर होगा और उससे जुड़े हुए छोटे-छोटे उपक्रम करके आस-पास बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। छत पे बागवानी है और बहुत सारे उपक्रम किए जा सकते हैं। छोटे इलाकों में, छोटी-छोटी ज़मीनों में आत्मनिर्भरता के उपक्रम किए जा सकते हैं। उनके अ, और जो गाँव में है वो तो आत्मनिर्भर बन ही सकते हैं गाय के आधार पे। इसलिए हम विपरीत परिस्थिति में गाय के आधार पर अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। इसी एक क्रम में जो विभिन्न अ उत्पाद हैं, उसमें हमें छोटे-छोटे उत्पादों के ऊपर अपनी महारत हासिल करनी चाहिए। हमें थोड़ा देखना चाहिए कि हम किसी एक उत्पाद को पकड़ें और उस उत्पाद को बनाएँ और वो इस प्रकार का उत्पाद बने कि वो मार्केट में लोगों को पसंद आए। और वो पसंद नहीं आ रहा है तो क्या-क्या कारण हो सकते हैं? हम किसी के भी सामने रखें अपने उत्पाद को तो फटाफट उसको वो पहले तो देखने से उसको पसंद आना चाहिए। फिर देखने के साथ में उसको अगर वो उसको निकाले, तो निकालने के बाद उसकी अंदर की जो चाहे धूप बत्ती है जैसे तो वो उसे देखते ही पसंद आनी चाहिए, खोलने के बाद। पहले पैकिंग पसंद आनी चाहिए, फिर धूप बत्ती की स्टिक पसंद आनी चाहिए। फिर उसकी सुगंध ऐसी होनी चाहिए कि उसको सूँघने के बाद लगे हाँ, अच्छी है और एकदम नेचुरल है और उसके जैसे मनुष्य का एक मनोविज्ञान होता है, उसके साथ मैच करे। ऐसा उसका एक वो होना चाहिए, सुगंध होनी चाहिए। उसके बाद में जब वो जलाए, तो एक बार जलाए
तो फिर वो बस जला के ये सोचे कि हाँ, ये चीज़ एकदम बढ़िया है। मतलब एकदम उसके साथ आत्मसात हो जाए वो। तो अ, इस प्रकार हम अगर उत्पाद रखेंगे तो क्यों नहीं गाय का उत्पाद लोगों के जीवन में आएगा। ऐसी मैंने बहुत उत्पाद देखे हैं गाय के कि एक बार आप देखेंगे पैकिंग उसकी देखते ही आप उसके वो हो जाएँगे, मतलब उसके प्रति समर्पित हो जाएँगे, इतना सुंदर लगेगा। फिर आप उसकी जो बनाई गई हैं वो जिस तरह से जैसे हम धूप बत्ती की बात कर रहे हैं, तो स्टिक इतनी सुंदर बनाई जाती हैं कि आदमी पकड़ता है, छूता है, तो उसे बहुत अच्छी लगती है, सुगंध बहुत उसकी अच्छी होती है। कुछ आर्टिफ़िशियल ऐसा नहीं लगता कि ओवर हो रहा है कुछ और जलने के बाद तो वो जैसे कि हवन किया गया है और उसकी सुगंध फैली रहती है। तो इस प्रकार का यदि कोई उत्पाद हमारा होता है, तो वो बहुत प्रभावित करता है। एक बार कोई व्यक्ति उसे उपयोग कर लेता है, तो वो बस उसे उपयोग करना चाहता है। यदि ऐसा हम उत्पाद का के लिए कार्य करेंगे तो ज़रूर गाय हमारे और सबके जीवन का में शामिल होगी। तो उसके लिए जैसे ये कैसे आती है, ये कला कैसे आएगी? जैसे आप कुछ उत्पाद बनाएँगे, छोटा-सा उत्पाद बनाइए, छोटी-सी सामग्री लीजिए। छोटी-सी सामग्री लेके उसको अ, बनाइए। अब क्या है कि जैसे कहीं से प्रशिक्षण लिया आपने, मैं तो अभी आपको जैसे बता रहा हूँ, मैं जो अध्ययन सामग्री है वो बता दूँगा। लेकिन अगली बार शनिवार को हमारे बीच में एक हमारे साथ में हैं नीरज जी, हम उनको बुलाएँगे और राघवन जी के भी अभी दिसंबर में सत्र होने वाले हैं, मैं उसका लिंक भेजूँगा आपको। तो अ, वो पूरे भारत के स्तर पे होंगे और उसमें काफ़ी विद्वत-जन आ रहे हैं, तो मैं लिंक भेज दूँगा आपको, उसे आप उसे भी उसमें भी आप जुड़िएगा। तो जो प्रशिक्षक हैं और उनकी कुछ मेरे पास वीडियो भी है नीरज जी की, वैसे आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी होंगी धूप बत्ती की, लेकिन नीरज जी की मैं वीडियो आपको शेयर करूँगा उसमें काफ़ी उत्पाद हैं। तो अ वो मेरे पास नहीं है अभी, मैं एक सज्जन से लेके आपको साझा कर दूँगा। तो उसमें उन्होंने बताया है, सब कुछ पता चलता है कि क्या-क्या चीज़ें करनी हैं, कैसे-कैसे मिलाना है। अ, तो वो वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जो यहाँ अध्ययन करके समझ में नहीं आएगा, वो वीडियो देख के आएगा समझ में। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा अगर उनकी वीडियो नहीं मिल पाती है, मैं पूरा प्रयास करूँगा लेकिन फिर भी तो आप यूट्यूब में देखकर काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। तो उसमें फिर तीसरा स्टेप जो आता है अपना प्रयास करने का, क्योंकि क्या होता है हम जैसे गोबर लेने के लिए गए, तो गोबर हमें गोबर लेना चाहिए जो बंधा हुआ गोबर हो और वो बंधा हुआ गोबर गाय का बहुत बार मिलता नहीं है। वो ऐसा गोबर मिलता है थोड़ा लसलसा सा और एकदम लसलसा तो गोबर तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो गोबर काम का नहीं है उसमें। और जो गोबर थोड़ा बंधा हुआ है, एकदम बंधा हुआ नहीं है, वो गोबर में भी क्या होते हैं तिनके होते हैं। अब वो तिनके होते हैं ये जब आप उसका प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें तिनके हैं, इसमें काफ़ी दाने हैं। तो वो क्या है कि आप जब उसी गोबर में कुछ हवन सामग्री का मिक्सचर या लकड़ी बुरादे का या और भी जब आप उसमें मिक्सचर मिलाएँगे, तो वो वैसा रह जाएगा भुरभुरा रह जाएगा, तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी धूप बत्ती में। तो ये करने के बाद आपको पता चलेगा। तो पहले आप वीडियो में क्या बताया जाता है कि वो आप उसका कंडा बना लो, फिर कंडा बना के उसका चूरा बना लो और चूरा बनाने के बाद फिर उसको छान लो। तो वो उतना महीन हो जाएगा जैसे कि आप मिक्सी में या किसी हाथ से खरल से आप उसको अ, हवन सामग्री के मिक्सचर को पीसते हैं, तो वो जितना महीन होता है छनने के बाद तो उसी तरीके से आपका ये कंडे का जो बुरादा है वो भी महीन हो जाएगा। तो वो महीन हो जाएगा, वो भी महीन है। आप उसमें मैदा लकड़ी का बुरादा वो भी आप महीन करो। तो मतलब विभिन्न चीज़ें हैं जो इसमें हैं मैं वो अभी बात करता हूँ। जैसे चावल का आटा है, तो चावल का आटा
आप एकदम महीन होना चाहिए, नागर मोथा का चूर्ण महीन हो, लकड़ी का बुरादा, आप लकड़ी का बुरादा भी शामिल कर सकते हैं और इसमें आप हवन सामग्री भी शामिल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है ना? और ये आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा और समझ पाएँगे क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैंने हवन सामग्री का प्रयोग करके बनाई हुई है। तो मैंने लकड़ी का बुरादा नहीं मिलाया है उसमें। तो लकड़ी का बुरादा मिलाकर और हवन सामग्री मिलाकर भी कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा मुझे लगता है लकड़ी के बुरादे की कम कर सकते हैं यदि आप हवन सामग्री मिलाएँगे तो। क्योंकि हवन सामग्री में अपने आप ही लकड़ियाँ और तिनके होते हैं। तो एक प्रकार से विभिन्न लकड़ियों का वो एक रूप होता है। तो उसके मिक्सचर से आपका बहुत अच्छा सुगंध आती है क्योंकि वो हवन के मतलब प्रयोग से ही बनाई गई है तो उसमें आएगी साधारण-सी बात है, खुशबू। तो गाय का घी देसी गाय का ही रखना है, बिलौने वाला रखना है और नागर मोथा का चूर्ण इसमें प्रयोग किया गया है और जो अलग-अलग हैं इसमें 3 प्रकार की धूप बत्तियाँ हैं। तो मैं तीनों पे चर्चा करूँगा। अभी इसमें जैसे कि तीनों प्रकार की धूप बत्ती में एक जो कपूर है, वो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1 मिनट। तो आप इसमें कपूर भी मिला सकते हैं, है ना? कपूर मिलाने से उसकी एक जो प्रतिरोधक क्षमता है, भीमसेनी कपूर, वो भी अच्छी हो जाती है और जो ज्वलनशीलता है, वो भी अच्छी होती है। कपूर मिलाने से मतलब ऐसा नहीं है कि जली बुझ गई, वो जलती चली जाएगी एकदम, फटाफट जलती जाएगी कपूर मिलाने से। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं और वो एक बार बना ज़्यादा सामग्री पे मत बनाइए। क्या होता है ना कि कपूर कितना मिलाना है कि धूप बत्ती एकदम जल्दी-जल्दी ना जले। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पकड़े, लेकिन बहुत जल्दी से एकदम उसमें आग ना पकड़ती चली जाए, इस प्रकार का भी रखना है। तो कपूर की मात्रा एक हिसाब से होनी चाहिए, ये आपको प्रयोग करने के बाद ही पता चलेगा कि जैसे आपने एक अभी तो यहाँ कपूर का वर्णन नहीं है, आपको एक अनुमान से कपूर मिलाना होगा। तो अ, जैसे आप जानते ही हैं कपूर कितना ज्वलनशील होता है, कितने कंडे में कितना कपूर डालते हैं तो आग पकड़ लेता है। ये एक साधारण ज्ञान के आधार पे हमें करना होगा। तो वैसे ही कपूर हमें मिलाकर उसमें धूप बत्ती को जलाना होगा और धूप बत्ती के लिए बनाना होगा। तो मैं आपको अभी ये विधि पढ़ के बताता हूँ और फिर हम इस पे और चर्चा करेंगे। जैसे इसमें ताज़ा गोबर लिया है 1 किलोग्राम और ताज़ा गोबर वो है जो गोबर एकदम बंधा हुआ हो जिसमें तिनके नहीं हो, ये बात ध्यान रखिए। उसी गोबर को हमें प्रयोग में लेना है। यदि तिनके वाला गोबर है, तो आप उसे सेल करने में दिक्कत होगी आपको बहुत। वैसे तो आप घर पे जलाओ बहुत अच्छा उसका परिणाम रहेगा, लेकिन आपका सेल करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसका जो रंग है, वो आकर्षक नहीं होगा बिल्कुल। अ, वो बँधा हुआ आकार आ जाएगा उसका, सब चीज़ें हो जाएगी, लेकिन वो आकर्षक रंग नहीं रहेगा उसका, रंग रूप। तो इसलिए एक बार उसको आपको अगर आपका गोबर तिनके वाला है दाने हैं उसके अंदर, तो आप उसे आपके पास उपलब्ध नहीं हो रहा है बंधा हुआ गोबर क्योंकि हर जगह उपलब्धता नहीं है, मुझे भी बहुत मुश्किल से गोबर मिलता है। तो इसीलिए इसी तरीके से आप अगर उपलब्ध नहीं है तो आप जो उपलब्ध है उसका आप कंडे बना लो और कंडे बना के उसको आप कूट उसको थोड़ा-सा आप खल्लड़ में भी कूटोगे तो वो कुट जाता है। और यदि आपको लगता है कि मैं खल्लड़ में नहीं कूट सकता हूँ या मेरे पास इतना नहीं है कुछ व्यवस्था, वैसे आप कूटेंगे कंडे के अंदर जान नहीं होती है, फटाफट कुट जाएगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं मैं कंडे पे इतना मतलब वैसे नहीं कूट पाऊँगा ज़्यादा, तो आप थोड़ा कूटने के बाद, तोड़ने के बाद मिक्सी में भी उसको पीस सकते हैं और उसको छान कर उसका बुरादा अलग से बना के रख सकते हैं।
और और इसमें लकड़ी का बुरादा कहा गया है, तो 1 किलो गोबर हो अपने पास, लकड़ी का बुरादा हो। तो लकड़ी के बुरादे की जगह पर आप हवन सामग्री भी प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या कॉस्टिंग पड़ेगी आपकी, आप सस्ती से सस्ती हवन सामग्री ले सकते हो। मतलब जो अच्छी भी हो और थोड़ी सस्ती भी हो। तो लकड़ी के बुरादे से तो ठीक रहेगी, मुझे लगता है। क्योंकि लकड़ी का बुरादा तो ख़ैर फ्री पड़ जाएगा और कॉस्ट भी आपको अच्छी पड़ जाएगी इसमें। तो ये 2 आपको बना के देखनी होंगी। लकड़ी के बुरादे से मैंने प्रयोग नहीं किया है, मैंने हवन सामग्री से बनाई है। तो ये आप बना के देखिए कि लकड़ी के बुरादे और हवन सामग्री में कितनी कॉस्टिंग में अंतर आता है और क्वालिटी में कितना अंतर आता है। ये आप करके देखिए, है ना? गाय का घी अ, और हवन सामग्री भी आप इतनी ही लीजिए, जितनी लकड़ी का बुरादा लिया है। क्योंकि उसमें उससे उसके अंदर एक सुगंध आएगी। और गाय का घी 50 मिलीग्राम इसमें लिखा है, तो आप इतना तो आपको लेना है, लेना ही पड़ेगा गाय का घी, क्योंकि फिर वो पूरे में फैल के एक अ, वो गंध नहीं दे पाएगा। और चावल का आटा 50 ग्राम और नागरमोथा का चूर्ण आपको पंसारी की दुकान से जड़ी-बूटी वाले की दुकान से मिल जाएगा। तो और सिरिंज जो है ये सामान्य उसके लिए है, आपको मैं वीडियो भी शेयर कर दूँगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इसके साँचे बनाने की विधि भी है। अगर कोई भाई कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि साँचे कैसे बनाए जाएँगे, तो मैं वो वीडियो साझा कर दूँगा कि इसमें 10-15 धूप बत्ती एक बार में आप बना सकते हैं। सिरिंज में बनाकर बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग टास्क है, तो हमें इस प्रकार का काम करना चाहिए जो जल्दी हो। तो वो सिरिंज जो एक साँचा बनाया जाता है वो आसान है और आपका काम यदि अच्छा चल जाएगा तो रेडीमेड भी फिर साँचे मिलते हैं। और जैसे इसमें सिरिंज के आगे के सिरे को काटकर इसमें सुई को निकाल देना है और उसको उसको भरना है। जो हमने सारी सामग्री को मिलाया है और हमें आटा ऐसा रखना है कि ज़्यादा वैसा ना हो, अ, ज़्यादा मतलब एक पूड़ी जैसा आटा हो। पूड़ी के जैसा और थोड़ा-सा टाइटनेस हो आटे में, ताकि वो उसमें मिलाया जा सके। ज़्यादा गीला भी ना हो और गीला होगा तो फिर वो भरने में भी कठिनाई होगी और वो निकल के धूप बत्ती बिखरी-बिखरी सी आएगी। मतलब आपको इस प्रकार का आटा रखना है कि वो आसानी से आपकी सिरिंज में घुस जाए और वो निकले तो वो पूरी एक एक साथ निकले। वो टूटी और बिखरी-बिखरी ना निकले। इस बात को ध्यान में रख के आपको आटा मारना है। हल्का-सा टाइटनेस रखनी है, वो आप जब मारेंगे ना आटे को, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइट हो गया। फिर आप उसको प्रयोग करके देखेंगे कि हाँ, थोड़ा टाइट हो गया, अब मैं इसको डालता हूँ। फिर अगर वो सही संरचना में निकल के आ गई, तो आपको पता चल जाएगा, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार हमें रखना है और उसमें पहले ताज़ा गोबर में अ, घी को पिघलाकर ठीक प्रकार से मिलाएँ। फिर लकड़ी के बुरादे में बारी-बारी से नागर मोथा चूर्ण तथा चावल के आटे को अच्छी तरह मिलाएँ। फिर इन सबको आपस में अच्छी तरह मिलाकर गूँथ लें। जैसे कि आपने घी मिला लिया उसमें, गोबर में और उसके बाद में लकड़ी के बुरादे में चावल को मिला लिया। फिर इसके साथ में उसको मिला लें, है ना? मिलाकर गूँथ लें। अब इसे सिरिंज में भरकर आवश्यकता अनुसार लंबाई-गोलाई से के आकार से बना लें। अब इसमें क्या है देखिए कि कई जगह अलग-अलग लोग प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए कुछ लोग नीम का काढ़ा बना लेते हैं या तुलसी का काढ़ा बना लेते हैं, वो भी मिला देते हैं इसमें। और गुलाब का काढ़ा है, वो आप गुलाब की पत्तियों का काढ़ा बना के उसको मिला सकते हैं। तो जो काढ़ा होता है, काढ़ा मिलाने से अ, या उबाल के काढ़ा नहीं हो मतलब जैसे 1 गिलास है तो वो थोड़ा-सा कम हो जाए, तो उसके अंदर एक ऐसापन आ जाएगा कि जो खराब नहीं होगा जल्दी और उसके अंदर सुगंध भी आ जाएगी गुलाब की। तो वो आप मिला सकते हैं इसमें। अ, तो इस प्रकार से अगर यदि आप पानी मिलाएँगे सादा,
तो सादा पानी मिलाने पे क्या होगा कि वो खराब होने की और फफूंद लगने की थोड़ी संभावनाएँ रहती हैं। इसलिए हम काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं और हम गौमूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। पर गौमूत्र का प्रयोग करने के बाद आपको देखना होगा कि गौमूत्र आपने प्रयोग किया तो उसमें थोड़ा गुलाब भी मिला लीजिए। क्योंकि गौमूत्र की जो महक है वो तीक्ष्ण है और आपने इसमें कुछ और ऐसी चीज़ नहीं मिलाई है जो सुगंधी दे। तो या तो चंदन या गुलाब वो आपको रखना होगा। तो जिससे कि लोगों को थोड़ा-सा एक अनुकूलता-सी महसूस हो सुगंध के मामले में। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं और वो आप बना के देखेंगे, एक बार साधारण बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे इसमें क्या कमी रह रही है। तो फिर उसके बाद आप और उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बता रहा हूँ प्रयोग, वो मैंने करके देखे हैं, तो वो मुझे जैसे लगा है कि गुलाब मिला लें या कुछ और चीज़ें मिला लें, तो और अच्छा उसमें परिणाम आता है। तो अब इसे सिरिंज में भरकर आवश्यकतानुसार लंबाई-गोलाई के आकार से बना लें और छाँव में सुखाकर रख लें। और थोड़ी-सी धूप रहे, थोड़ी-सी छाया रहे, ऐसी जगह पर उसको रखना है। प्रतिदिन सुबह और शाम को 1 धूप बत्ती जलाएँ और तो इसमें इस तरह से इसके बारे में बताया गया है। आप इसमें कुछ अपने विचार रखना चाहें तो उसमें आप अपने विचार रख सकते हैं। कुछ प्रश्न अगर आपका हो तो आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं और दूसरी धूप बत्ती का भी प्रोसेस है इसमें। दूसरी धूप बत्ती में इन्होंने विधि में राल का चूर्ण मिलाया है। राल का चूर्ण थोड़ा ज्वलनशील भी रहता है और सुगंधी भी देता है। और ये लोबान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोबान क्या चीज़ है? लेकिन आप पंसारी से बोलेंगे तो आपको वो दे देगा और पंसारी मतलब जड़ी-बूटी वाले। तो अ, और कपूर का भी प्रयोग किया जाता है वैसे, इसमें इन्होंने कपूर का वर्णन नहीं किया है। राल जो है, वो भी ज्वलनशील पदार्थ है, तो वो भी मदद करती है इसमें। और नागरमोथा का चूर्ण भी आपका औषधीय गुण वाला होता है। तो वो सब उन्होंने विधि वही है जो ऊपर थी। उसी आधार पे मतलब चूर्ण को अलग-अलग कर लेना है और गोबर में घी मिला के आप घी का इसमें वर्णन नहीं है। तो सभी पाउडर को जैसे पहले लकड़ी के बुरादे में बारी-बारी से नागरमोथा चूर्ण, राल के चूर्ण, लोबान के चूर्ण में अच्छी तरह मिलाएँ। इन सभी को आपस में अच्छी तरह मिलाने के बाद ताज़ा गोबर में ठीक प्रकार से मिलाकर गूँथ लें। अब इसे मसाले को सिरिंज में भरकर आवश्यकतानुसार लंबाई गोलाई के आकार से बना लें और छाँव में सुखाकर रख लें। तो इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। और अगली जो धूप बत्ती की अ, है, वो जैसे उसमें है सूखा गोबर का चूर्ण लिया है इन्होंने, यानी कि कंडा बनाया है और कंडे से इन्होंने चूर्ण बनाया है। और गोबर कोयले का चूर्ण, ये काली धूप बत्ती बनेगी आपकी। तो जो गोबर कोयला है जलाने के बाद जो रह जाता है, उसकी ये है। और गोबर कोयला जैसे हम दंत मंजन बनाते हैं ना, तो वो विधि से जैसे हम तैयार करते हैं कंडा। जैसे कि मान लीजिए कंडे को जलाते हैं, जलाते ही जैसे गड्ढा करते हैं तो उसके ऊपर एकदम एक प्लेट रख देते हैं, ताकि वह अधजली अवस्था में रह जाता है और उसमें वो कालापन उसके ऊपर आ जाता है। यानी कि उसमें आग लगती है और वह वायु का ज़्यादा संपर्क नहीं आने की वजह से वो कालापन उसमें आ जाता है। ये विधि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए कि किस प्रकार से हमारा कंडा काला बने, तो मैं इसकी विधि आपको साझा कर दूँगा कि कैसे एकदम वो जो सफ़ेदपन आता है वो ना आए। तो वो मंजन के लिए भी लाभकारी है
उस प्रकार का कैसा बने कोयला, तो मैं आपको शेयर कर दूँगा आपके साथ। लकड़ी का लकड़ी का बुरादा आपको लेना है, और वैसे मैंने पहले भी कहा कि लकड़ी के बुरादे की जगह पे आप अ, हवन सामग्री भी ले सकते हैं। और नीम के पत्ते का चूर्ण, और इसमें 100 ग्राम, जैसे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, सूखा गोबर का चूर्ण 500 ग्राम, गोबर कोयला का चूर्ण 500 ग्राम, लकड़ी का बुरादा 250 ग्राम, नीम पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम, लोबान का चूर्ण 50 ग्राम, नागरमोथा का चूर्ण 100 ग्राम, और वन तुलसी के पत्तों का चूर्ण 100 ग्राम, और 1 सिरिंज। तो ये आपकी बहुत अच्छी वो है। इसमें आप चाहें तो घी भी मिला सकते हैं। घी एक हर अवस्था में काम करता है, और गूगल और घी प्रत्येक किसी भी प्रकार की आप धूप बत्ती बनाओ, आप उसमें मिला सकते हो। तो ये बनाई गई है, और इसमें सिरिंज को जो बनाने की विधि है, जैसे कि सुई वाला हिस्सा है सिरिंज में से, उसे हटा लेना है, और आगे से वो काट लेना है गरम चाकू करके। और जो हमने ये चूर्ण है, मैदा लकड़ी का चूर्ण भी इसमें मिलाया गया है। तो मैदा लकड़ी का चूर्ण जो होता है, वो बाइंडिंग का काम अच्छा करता है। तो उस मैदा लकड़ी के चूर्ण को 100 ग्राम गौमूत्र में ठीक प्रकार से मिलाकर रख दें। और बारी-बारी से गोबर, कोयला, नागरमोथा तथा लोबान के चूर्ण को अच्छी तरह से मिला लें। फिर इन सभी को मैदा लकड़ी के में मिलाकर सिरिंज में बना लें, और इसे 2 दिनों तक सुखा लें। अब यह उपयोग के लिए तैयार है। इस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार ये धूप बत्ती का प्रयोग करना है हमें। और यदि आपको कुछ इसमें डाउट है या कुछ आप कहना चाहते हैं, तो अपनी बात इसमें कृपया रखिए। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, या कोई और भाई जिनका अनुभव हो धूप बत्ती से संबंधित, तो कृपया अपनी बात ज़रूर साझा किया करें। ठीक है, सभी को नमन बंदन। और आज का हमारा विषय है काव प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जिसमें मैं 15 मिनट का समय ले रहा हूँ, और इसमें कवर होने वाला है काव डंग केक, जिसको देसी गौ माता के उपले बोलते हैं। देसी गौ माता की आ, आ, ये क्या बोलते हैं, राख हो गया, अग्निहोत्र की राख हो गया, जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, एंजाइम हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, काव यूरिन हो गया जिसको अर्क भी बोलते हैं, और काव कडलिंग हो गया, टूथ पाउडर हो गया, और एंटी रेडिएशन चिप हो गया। एक एक मिनट में मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा। आप गूगल पे जाइए, सबसे पहले डालिए काव केयर प्रोडक्ट, तो सबसे पहले एक कंपनी आती है जिसका नाम है था। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे मित्र हैं। कुछ कुछ सजेशन मैं उनको देता रहता हूँ। आज की डेट में वो भारत की एक टॉप मोस्ट कंपनी में आते हैं, और उनके जो प्रोडक्ट है कुछ ही समय में दुबई, अमेरिका और यूरोप में भी उनको परमिशन मिल जाएगी बेचने की, है ना। तो वो उस लेवल पे जा चुके हैं। और अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे, अभी अभी ऑन द स्पॉट आप गूगल पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। आप हैदा डालिए, काव केयर प्रोडक्ट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, सबसे टॉप क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है वो हेता के आएंगे, HETHA, है ना। इतनी सुंदर क्वालिटी है, इतनी सुंदर ब्रांडिंग है, इतना उनका सुपर मैनेजमेंट है कि जिसकी कोई बात नहीं है ना। अगर आप इस तरीके से सोच के समझ के अगर चलेंगे, ऐसे एग्जाम्पल को लेंगे, इनको स्टडी करेंगे, ऐसी सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे, तो आपको मतलब एक ऐसा लगेगा कि भाई मैं ये बिजनेस आज ही चालू कर देता हूँ और अपनी जॉब को तुरंत स्विच करता हूँ। एक उन्होंने ऐसा मॉडल किया है कि अगर किसी का व्यक्ति का पैकेज 50 लाख रुपए भी है, तो वो भी उस सक्सेस स्टोरी को पढ़ के अपना 50 लाख का जो जॉब है उसको स्विच करके वो काव केयर में जा सकता है।
तो उन्होंने एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है। मैं ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करता हूँ और मुझे लगता है कि आप सबको उनके बारे में देखना चाहिए, जानना चाहिए और उन्होंने की मार्केटिंग, सेल्स, प्लानिंग क्या है, कितनी सुंदर है, वो देखना चाहिए। तो सबसे अच्छी जो मुझे प्रोडक्ट लगा, जो बेचने का प्रोडक्ट है, हॉट प्रोडक्ट है जिसकी पूरे भारत में और डिमांड है, वो है काव डंग केक, जिसको बोलते हैं गाय के उपले, छोटे-छोटे उपले। मशीन लाई है, हाथ से भी बना सकते हैं छोटे-छोटे उपले। बड़ी डिमांड है, होली दिवाली में तो होती डिमांड है और अब तो जब से अग्निहोत्र समझ में आया है लोगों को, तब से भी बड़ी डिमांड है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि किसी कोई इन्वेस्टमेंट के अगर कम से कम मेरे ख्याल से 100-200 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, 500 की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप शुरुआत में करना चाहेंगे, गोबर लीजिए बस, एक कुछ भी सर्कुलर कोई एक कुछ भी लीजिए जिससे कि छोटी-छोटी आप केक बना सकें। गाँव में सबके पास अपने-अपने आइडिया होते हैं। जो जैसे भी करना चाहे कर सकता है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी हैं काव डंग केक बनाने की और सबको गाय के उपले बनाने आते ही हैं। छोटे भी बनाने आते हैं, बड़े भी बनाने आते हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि जो एक उपले बनते हैं मशीन से, एक बनते हैं हाथ से। अगर आपने हाथ से मैन मेड डाल दिया कि भाई काव डंग केक विद हैंडमेड, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। मशीन से बना रहे हैं तो लोगों को लगता है कि भाई कंप्रेस्ड है, ये है, वो है, ऑक्सीजन की कमी है, जलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा आया है फीडबैक। तो होममेड बना के भी उपले बना सकते हो, गोबर लिया उपले बना दिए बस और आप उसको अपना अमेज़न पे बेचिए। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। अमेज़न पे जाओ, गूगल पे जाओ, खूब बिक रहे हैं और कोई 5 का बेच रहा है, कोई 10 का बेच रहा है। अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा मार्जिन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल का, किसी भी कंडीशन का व्यक्ति बेच सकता है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति के ऊपर कोई मेंटर हो, कोई इसको सपोर्टिंग एजेंसी हो। जैसे लोकेश जी हैं वो शायद मुझे लगता है कि हम प्रयास भी कर रहे हैं कि एक सपोर्टिंग एजेंसी बनाएँ, कुछ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट करें कि ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। लेकिन अगर आप भी चाहें तो आप भी ये प्रयास कर सकते हैं। एक तो ये है जो कि आप बिज़नेस कर सकते हैं और हमने इसको प्रैक्टिकल किया भी है। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया ये था। फिर दूसरी बात ये है कि गाय के गोबर की राख भी बिक रही है आजकल बर्तन धोने में, क्योंकि आजकल ना सस्टेनेबल लिविंग का ज़माना है। ऑर्गेनिक लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग, सब लोग ऐसी चीज़ें उपयोग कर रहे हैं कि भई मैंने बर्तन धोया, पानी में राख घुली और वो पानी क्या रखा, मेरे खेतों में चला गया या मेरे पेड़ में चला गया या मेरे पौधों में चला गया। पानी की बहुत कमी है और उस वो वाटर जो होता है वो फर्टिलाइज़र का काम करता है। अगर आपने राख से बर्तन धोए, वो पानी और राख मिल गया तो वो आपका फर्टिलाइज़र बन गया। और राख के अंदर सारे गुण हैं, जो भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, जो कुछ भी चाहिए चीज़ चाहिए एक प्लांट के लिए, वो सारी की सारी चीज़ है। ऐसा अपने आप में एक फर्टिलाइज़र है। जैसे अग्निहोत्र जो एस है मतलब राख है, उसके कैप्सूल भी लोग बाग खा रहे हैं। तो अब ये सब प्रूवन टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है हवा में बातें हो रही है। इस पे साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं, रिसर्च पेपर भी आ चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, सारे पेपर मिल जाएँगे। सक्सेस स्टोरी मिल जाएँगी, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, किसी भी जो भी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, अच्छी गौशाला है, उन्होंने काम कर रखा है, उनके पास रिपोर्ट्स हैं, है ना? ये बड़ा साइंटिफिक है, एमबीबीएस के डॉक्टर ये वो कुछ-कुछ लोग आ रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं और काम भी करती है। आप स्वयं भी अगर आपके पास राख को घोल के आप पेड़ में डाल दीजिए, आपको स्वयं को रिजल्ट मिलेंगे। अभी तो ये सर्दी का समय पड़ रहा है, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये कि एक अच्छा बिज़नेस बन गया है, ₹200 किलो बिक रही है। आप देख सकते हैं गूगल पे, कोई हवा में बात नहीं है। अमेज़न पे खूब बिक रही है और खूब स्वदेशी वाले लोग जो थोड़े समझदार हैं, समझदार तो क्या मतलब जो पूरे मार्केट की नॉलेज रखते हैं, वो अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। तो एक ऐसा बिज़नेस है कि भाई गाय के गोबर के उपले से रोटी बनाओ, राख बन बेचने में क्या है कि थोड़ा सा उसको भाई जैसे से पतला करना, उसको छानना, ऐसा नहीं उल्टा मतलब ज़्यादा कोई मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, उसको छान के एकदम अच्छी तरीके से उसको बेच देना। तो उसकी बहुत टेक्निक है, पत्थर लो, सिलबट्टे पे चटनी पीसते हैं, वैसे उसको कर लो, फिर उसको छलनी से छाल दो। कोई नुक ज़्यादा नहीं है, ₹50 की छलनी होगी, सिलबट्टा हो गया। मतलब ये ऐसे बिज़नेस है जो कि कोई भी 500 हज़ार रुपए में स्टार्ट कर सकता है, बहुत टफ टास्क नहीं है। बड़े लेवल पे करना चाहता है तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। तो तीसरी ये है कि जो व्यक्ति अग्निहोत्र करते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़े से एस्टेब्लिश हैं, जिनके पास गाय है, घी है, तो वो अग्निहोत्र के कैप्सूल, गोली, अपनी टैबलेट या उसकी राख ब बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छा बिज़नेस है और खूब चल रहा है। जैसे ये श्री रविशंकर सद्गुरु खूब लोग बाग बेच रहे हैं। अग्निहोत्र के कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर सब बिक रहा है।
और इसके फायदे भी हैं, चुटकी डाल के कर रहे हैं। पंचगव्य वाले लोग क्या कर रहे हैं कि आ, ये इसकी घास आती है, खस की घास आती है, खस ग्रास विद काउडंग एस या जीवामृत एस, ऐसे करके बेच रहे हैं कि भाई काउडंग मतलब एस हो गई मतलब 50 रुपीज की, और ये जो खस की जो जड़ हो गई ये हो गई कुछ 100 रुपए की, तो 150 रुपए का पैकेज बन गया। आप जाइए, सीधा जाइए, मटका लीजिए, उसमें पानी में डुबो दीजिए, जो भी आप पानी पियेंगे वो ऑक्सीडाइज वाटर होगा, एल्कलाइन वाटर होगा, और एल्कलाइन वाटर का अपना करोड़ों रुपए का व्यापार है ना। और यूरोप अमेरिका में यही करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है। तो ये सब चीजों में थोड़ा सा इनोवेशन लगा के आप लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं। फिर उसके बाद जीवामृत आजकल पैकेट में खूब बिक रहा है, खूब कंपनी आ गई है, जीवामृत खूब बिक रहे हैं। ये दिल्ली में बीजों में बिक रहा है, गुजरात में तो खूब धड़ल्ले से बिक रहा है, जीवामृत का अच्छा बिजनेस है। और अब तो नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, 16 तारीख को लेक्चर दिया था। और आचार्य जो ये गुरुकुल के अभी इस वक्त राज्यपाल हैं जो गुजरात के, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे, इनका नाम है आचार्य देवव्रत जी। तो इन्होंने पूरा प्रोवन टेक्नोलॉजी बना दिया जीवामृत का, घन जीवामृत का। बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये वो सब ने चेक कर लिया, प्रूवन टेक्नोलॉजी है ना। जीवामृत को जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सब ने स्वीकार किया है, सब यूज कर रहे हैं। मियावाकी फॉरेस्ट, कार्बन फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग, होलिस्टिक फार्मिंग, हर जगह जीवामृत उपयोग हो रहा है। पूरे विश्व के कोने में पहुंच चुका है, बिल्कुल प्रूवन टेक्नोलॉजी है। आप इसकी जितनी अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं, जितनी आपको अच्छी नॉलेज है, आराम आराम से उस हिसाब से पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। लोग बाग 1-1 किलो के डब्बे, 10-10 किलो के डब्बे में खूब बना के बेच रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है घन जीवामृत है, 6 महीने तक चल सकता है। उपले बनाओ, गोबर लो, उसमें जीवामृत बना दो। उसके बाद उपले को मतलब क्या कहते हैं, उपले बना दो, वो हो गया घन जीवामृत। मतलब गोबर लिया, उसमें थोड़ा जीवामृत डाला, मतलब और उसके उपले बना दिए, उपले को तोड़ के उसका चूरन बना दिया, वो घन जीवामृत हो गया, है ना। 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बड़ा अच्छा काम करता है, बहुत सॉलिड अच्छा फर्टिलाइजर है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है, घनजीवामृत का पाउडर पीस के भी मिल रहा है, सब अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है ना। अच्छा पैसा बना रहे हैं जो थोड़े इनोवेटिव लोग हैं। फिर इसके बाद एंजाइम है, जो भी वेस्ट बनता है बचता है आपके पास घर में, किचन में, पैसे नहीं है, आपने सारा वेस्ट इकट्ठा किया, पानी डाला और गुड़ डाला, ढक्कन टाइट किया, 2-3 महीने उसका प्रोसेस किया, आपको थोड़े से पैसे बने, उससे फिर एक ड्रम खरीद दिया 900 रुपए का, 200 लीटर का ड्रम खरीद लिया, वो टेक्निक उसमें करी। धीरे 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 करके अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप इसके लाखों करोड़ों का बिजनेस बना सकते हैं। और एंजाइम में फिर एक आंवला का एंजाइम अलग, नींबू का अलग, कटहल का अलग, गाजर का अलग, इसका अलग, उसका अलग, चावल का अलग, गेहूं का अलग, जो प्याज का अलग। नहीं, प्याज तो यूज नहीं होता इसमें। मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वो है, वेस्ट नहीं मिलता तो आपके पास देख लो, कोई वो तो नहीं है, क्या नाम है ये, सब्जी मंडी तो नहीं है, वहां से वेस्ट कलेक्ट किया, उसको अलग किया, उसके बाद धो के फिर उसका एंजाइम बना लिया। तो मतलब ये ऐसे बिजनेस है जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, टूटा फूटा पड़ा है आदमी, 5 मतलब 1000-2000 रुपए हैं, और उसको कोई एक सपोर्टिंग एजेंसी मिल गई, तो सपोर्टिंग एजेंसी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बोतल कैसे यूज होगी, लेबल कैसे चिपकेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, लॉजिस्टिक कैसे होगा, पैकेजिंग कैसे होगा, है ना। इसमें एक मदद चाहिए, इसके लिए एक एजेंसी चाहिए, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन एक व्यक्ति के पास थोड़े से पैसे है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, 10-20 हजार रुपये लगा सकता है। अगर ऐसा लगा सकता है तो उसको उसकी भी एजेंसी की जरूरत नहीं है, अपना टाइम दे और काम कर ले। फिर एक सातवां बिजनेस है वर्मी कंपोस्ट का, सिंपल सी बात है। गाय का गोबर लो, उसको अपने बेड बनाओ, बेड का साइज रहेगा 3 फीट का, 3 फीट 1.5 फीट की नाली, 3 फीट का बेड, मतलब 3 फीट का या 2.5 फीट का बेड, 2.5/1.5 का रेशियो होता है। मतलब 2.5 फीट का बेड रहेगा, 1.5 फीट की नाली रहेगी, ऐसे करके रहेगा। उसमें पूरा गोबर बिछा दो, और जो धान की पराली है उसके ऊपर से बिछा दो, और उसके ऊपर जीवामृत छिड़कते रहो। आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया, आराम से 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बिक रहा है ना। और बल्क में भी जाएगा तो 6 रुपए किलो का रेट चल रहा है बल्क में। एक अमित जी है मेरठ से, आज की डेट में करोड़ों रुपए कमाते हैं वो, लाखों नहीं करोड़ों, और दुनिया भर की ट्रेनिंग्स देते हैं। और ट्रेनिंग का ही अब तो वो 2,500 या 4,000 रुपये चार्ज करने लगे हैं। तो ट्रेनिंग हो गई, प्लस आपने वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो और कहीं ना कहीं आप इसको सपोर्ट भी कर रहे हो, क्योंकि लोग बाग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे ही करेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि सब लोग नेचुरल फार्मिंग करने लग जाएं, क्योंकि हर आदमी को ना ये चीज चाहिए। कोई ये नहीं चाहता यार कौन बनाएगा ये, लाओ भाई खरीद दी बोरी और अपना डाल दिया। और वैसे नर्सरी वाले लोग हैं, उनको वर्मी कंपोस्ट ही चाहिए, उनको नहीं चलेगा कुछ भी, उनसे नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छा मतलब हो सकता है इस पे काम, अगर करना चाहे तो।
फिर उसके बाद और इसमें अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है 30-50 हज़ार रुपये है तो 15 हज़ार रुपये का एक स्टेनलेस स्टील का वो आता है, एक मशीन आती है, बॉयलर आता है, उसमें आप ये गर्म करो, है ना। तो 15 हज़ार ये हो गया, आप 2-4 हज़ार की सेटअप और लगा लीजिए, मैक्स टू मैक्स 20 हज़ार हो गया। गौमूत्र लीजिए, उसको बॉयल कीजिए, आप उसमें तुलसी डाल दीजिए, तुलसी अर्क बन गया। भांग डाल दीजिए, भांग का अर्क बन गया। अजवाइन डाल दीजिए, अजवाइन का अर्क बन गया। इस तरीके से अर्जुन की छाल डाल दीजिए, अर्जुन का छाल का अर्क बन गया। और डालने का देखो, जब अगर आप गहराई में जाओगे तो फिर उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़े इजी से प्रोसेस है। और आपके पास आप 100 तरह के अर्क बना दीजिए, और अर्क का इतना मार्केट है, भाई ये लोकेश जी खरीद लेंगे, बहुत सारे लोगों को जरूरत है, अब खरीद लेंगे। अब सबको ब्लॉकेज हो रही है, सबको हार्ट अटैक आ रहे हैं इस वक्त। अगर किसी ने अर्जुन की छाल का अर्क बना रखा होता तो खूब अच्छे लाखों रुपए कमा लेता। लेकिन जो इस तरह का ब्रेन होता है ना, वो गुजराती लोगों का ही चलता है। लेकिन आप उनसे सीख सकते हो, वो भी अपने भाई हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। और मेरे पास बचे हैं 6 मिनट, ठीक है। और एक बड़ा नया अच्छा कंसेप्ट आया, हमारे एक बहुत घनिष्ठ मित्र भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, नीरज आर्य जी। उन्होंने काउ कडलिंग सेंटर खोला है महेंद्रगढ़ में। काउ कडलिंग सेंटर में क्या है कि एक व्यक्ति जाता है, गाय को सहराता है, प्यार करता है, उसके साथ सोता है, उसके साथ रहता है ना। तो उसके बहुत फिर उसको उसके साथ योगा भी कराते हैं, उसको नेचुरल डाइट भी देते हैं। तो उन्होंने एक पूरा सेंटर खोला है। तो वो किसी भी तरह का कोई भी रोगी हो, वो उसकी गारंटी लेके उसको ठीक करते हैं, अपने पास सेंटर में रखते हैं। वो रोज गाय के साथ रहता है, काउ कडलिंग करता है, अच्छा खाता पीता है, उसको योग करता है और ठीक करके उसको बेचते हैं। ज्यादा लोगों को वो लेते नहीं है, महीने में सिर्फ 5-10 पेशेंटों को लेते हैं, पूरा गारंटी लेते हैं, उनको ठीक करते हैं। बड़ा अच्छा चल रहा है। और उनके पास अमेरिका और यूरोप से डिमांड आ गई है कि भाई इसी तरह का सेंटर आप वहां स्टैब्लिश कीजिए। तो अभी कुछ हैं महीने यहाँ पे, फिर वो अमेरिका के टूर पे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी उनको काउ कडलिंग सेंटर खोलना है। तो एक बड़ा जमाना आ रहा है। अब लोग बाग ना डॉक्टर और मेडिसिन पे नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहते हैं कि भाई कोई भी ऐसे नेचुरल थेरेपी मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए। अब जो 21वीं शताब्दी है, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो इस तरह से शिफ्ट हो रहा है कि भाई हम कौन से पेड़ से हक करें, मतलब गले मिले तो ठीक हो जाए। मतलब अब लोग बाग ना बहुत ही इमोशनल इंटेलिजेंट हो रहे हैं वो। मतलब अब उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, अब सब कुछ ओपन है। इसको बोलते हैं ओपन स्टेट। ओपन स्टेट में क्या है, कुछ छुपा नहीं रहता। तो सबको पता है, सबकी बदमाशियां बाहर आ रही है, और इंटरनेट का युग है। 2 मिनट में चीजें खुल जाती है, 2 मिनट में सब कुछ पता पड़ जाता है। तो अब ये चोरी चपारी, ये सब झूठ, फ्रॉड, भय भ्रम, ये सब ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जो रियलिस्टिक चीज है ना, रियलिस्टिक होलिस्टिक नेचुरल चीजें ही चलेंगी अब। तो आप इन सब चीजों पे जा सकते हो, और अभी इनका मार्केट है 2030 तक। फिर उसके बाद बदलेंगी तो देखा जाएगा। और फिर उसके बाद हो गया टूथ पाउडर है, बड़ा इजी सा है। गाय के उपले लो और उनको जला लो, उनका जो धुआं है वो ना निकल पाए। तो मतलब कहने का मतलब कि जो गाय का जो उपले हैं वो कोयला जैसा जलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा जल गया कि उसमें से सब कुछ निकल गया। फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं अपने हिसाब से, आप उसमें मिला सकते हैं। कोई अमृत धारा मिलाता है, कोई नमक मिलाता है, कोई लौंग का पाउडर मिलाता है, कोई नीम का पाउडर मिलाता है। जिस तरीके से जो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, आप मसूड़ों को दर्द ठीक करना चाह रहे हैं, आपकी क्या है थीम, थॉट्स क्या है ना, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, मुझे नहीं पता। इसी उसी उसी तरीके से आप मंजन बना सकते हैं कि भाई वो मंजन मंजन भी मतलब 100 तरीके से ज्यादा तरीके के होते हैं, है ना, या उससे भी ज्यादा तरीके के हो सकते हैं। कि भाई कौन सा मंजन आप बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को अच्छी नींद आए, है ना, या उनको प्यास अच्छी लगे, या भूख अच्छी लगे, या उनके दांत सही रहे, या दांतों के दर्द सही रहे, या उनके दांत चमक जाएं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा मंजन बनाना चाहते हैं। तो ये जो काव डंग एस है, जो ब्लैक कलर का रहेगा, इसके साथ कुछ भी मिक्स करके आप कोई भी काम करेंगे ना, तो वो बहुत ही उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके के मतलब 100 तरह के वेरिएंट भी बन सकते हैं मंजन में, जरूरी नहीं है एक तरह का मंजन बनाया। हर 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 बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक मंजन होना चाहिए। गुजराती लोग कर रहे हैं ये सब ऐसे इनोवेटिव काम। अच्छा भाई, किस चीज के लिए चाहिए? कि भाई मेरे को तो दांतों में ब्लड आता है, ठीक है भाई, इसके लिए अलग बन जाएगा। भाई मेरे को तो चमकना है, मेरे को तो ये पीलापन हटाना है, या मेरे को कोई और समस्या, भूख लगना, पानी लगना, लार नहीं बन रही। अब क्या करें भाई, लार नहीं बन रही, तो भाई जो ये ऐसा है इसके साथ अकरकरा मिला दो। तो फिर क्या उससे करेगा, तो उसको लार बनेगी, लार बनेगी तो खाना डाइजेस्ट होगा। तो ये बड़े बुजुर्गों के लिए अलग कोलगेट बन सकता है, मंजन बन सकता है, बुजुर्गों के लिए अलग बन सकता है, गर्भवती के लिए अलग बन सकता है, युवा के लिए अलग बन सकता है, लड़कियों के लिए अलग बन सकता है, आदमी के लिए अलग बन सकता है ना। लड़कियों को थोड़ा सॉफ्ट चाहिए,
आदमी को थोड़ा-सा ये नीम की दातुन भी कर लेगा। तो इस तरह की मल्टीपल वैरायटी हो सकती है, ऐसे करके सोचा जा सकता है। और इसी को बोलते हैं स्टार्टअप विद इनोवेटिव आइडिया, और क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसी को स्टार्टअप बोलते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करने का, थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाने का। अब मेरे पास बचे हैं 3 मिनट। तो फिर उसके बाद एक एंटी रेडिएशन चिप है, लेकिन इसमें कुछ लोग बाग सक्सेस हो पाए, कुछ नहीं हो पाए। तो इसके बारे में अभी मेरी R&D चल रही है कि इसमें क्या कुछ और अच्छा हो सकता है, क्या कुछ और इसमें मिलाया जा सकता है, कैसे ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो अभी ऐसा मेरा एक ट्रायल चल रहा है कि भाई जो चुम्बक होती है वो रियल में बहुत अच्छा काम करती है। चुम्बक इज जस्ट लाइक द मेडिसिन। क्या उस पे हम गाय का गोबर का लेप या कुछ उसका मिक्स करके कुछ ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? क्या उसमें और कुछ मटेरियल मिक्स करके हम थोड़ा-सा ठीक कर सकते हैं क्या? उस पे भी काम चल रहा है। तो ठीक है, इतना अच्छा काम कर रहा है, जैसे तुलसी का पत्ता काम करता है, ऐसे ये चिप भी काम कर रही है, लेकिन हम इसको और भी थोड़ा-सा साइंटिफिक प्रूवन इसको बनाना चाहते हैं, तो अभी इस पे काम चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, लेकिन जब भी कामयाब तो है ही। लेकिन एक लॉन्ग रन के लिए कामयाब होना, अभी इस पे काम चल रहा है। लेकिन ये भी एक अच्छा विचार है। गाय को गोबर है, बहुत ही कम गोबर को ज़्यादा पैसे में बेचने का अच्छी टेक्नोलॉजी है और प्रूवन भी है। लेकिन थोड़ा-सा इस पे R&D करने की और ज़रूरत है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा टाइम पूरा हो गया। आपके कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। जी, दीपक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है भाइयों आपके? लोकेश जी, इस ये सब चीज़ें रिकॉर्डिंग होती हैं, इनको आप डालते हैं यूट्यूब चैनल पे? हाँ, दीपक जी, डालता हूँ, कुछ आपकी डली हुई हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। और हाँ, क्योंकि जो लोग हैं ना, दोबारा चीजें ना रिपीट करने पड़े, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के लिए तैयारी होती है। जैसे आपने मेरे को बताया था ना, मैंने 1 घंटे में सारी चीज तैयार की, सारा डेटा कलेक्शन किया, सारा सब कुछ देखा, उसके बाद मैंने बताया। तो एनर्जी का अगर कोई अभी उपयोग नहीं कर पा रहा, अभी कम लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि गलत समय हमने निश्चित किया है, तो कम से कम जिसके पास कोई समय है तो यूट्यूब पे सर्च करके फिर उसको सुना जा सकता है। और दूसरा एक हाँ, हाँ। ऑप्शन आता है पॉडकास्ट का। आप पॉडकास्ट भी बनाइए और उस पे भी वीडियो अपलोड करना चालू कीजिए, कि अगर कोई व्यक्ति और हाँ। ठंड के दिन में बनाया था। तो ठंड में क्या होता है कि 4 घंटे, 3 से 4 घंटे ही हुँ, रहता है गोबर का लाइफ स्पैन, वरना हुँ, उसमें हुँ। कीड़े आने लग जाते हैं। तो हाँ, जैसे हाँ, आपने हाँ, हाँ। आपने बोला था कि 2 तरीका है कि एक तो हम पहले कंडे बनाएँ और सुखा हुँ, के फिर उसको चूरा करें पीसने का। हाँ, तो हाँ, हाँ, मैंने हाँ, तो हाँ। मुझे उतना आइडिया नहीं था, इसलिए मैं सीधे गोबर से ही बना रही थी। हुँ, हुँ, वो हुँ। मच्छर भगाने का जो धूप बत्ती होता है, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो हाँ, वो मैंने बनाया था। हुँ, तो हुँ, हुँ। इसलिए ये चीज़ मुझे मालूम है, क्योंकि ये गलती हुई थी कि हुँ, हुँ। मुझे मतलब मैंने ठंड में बनाया था। तो ये जब भी बनाए, तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि ये गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि तभी धूप बहुत तेज़ होती है और जल्दी सूख जाती है। तो सूखने में, हालाँकि अभी तो ड्रायर वगैरह की फैसिलिटी होगी इन चीज़ों में, तो हुँ, मैंने हुँ, तो घर हुँ। पे बनाया था और उसमें मैंने वो नीम का ऑयल डाला था। हुँ, 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 हुँ। तो शायद प्रोपोर्शनेट शायद ज़्यादा हो या कुछ, उसका जो स्मेल था आपका बहुत। गोबर आपका गोबर ताज़ी गोबर था? हाँ, 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 ताज़ा ताज़ा गोबर से बनाए थे। और और आपने कितनी मतलब कितनी देर बाद बनाया था? जैसे ताज़ी गोबर लिया, फिर कितनी देर बाद बनाया? अ, देर तो लग गई होगी, आई थिंक 1 घंटा के आसपास, आधा घंटा से तो ज़्यादा ही लग गया था, क्योंकि लेकर आते-आते मैं घर में बनाई थी, गौशाला से लेकर आने अच्छा, अच्छा। के बाद। हाँ, तो ठीक है तो दीदी, इतने में तो कोई समस्या नहीं है। नहीं, तो क्योंकि लेकर हम आए, फिर हम हुँ, उसको मोल्ड में डाले, मतलब बनाए, और वो जब हम सूखने देते हैं, तो हुँ, अगर धूप सही है तब तो सूख जाता है, सब कुछ सही होता है। हुँ, तो हुँ, हुँ, मैं ये आपको बता रही हूँ कंडे के लिए, जो आपने शुरू में बोला ना कि हुँ, कंडे हुँ, से हम बना सकते हैं, लेकिन अगर अभी के सीज़न में आप कंडा पहले अगर बनाते हैं, तो इस सीज़न में हुँ, नहीं जल्दी अच्छे से सूखता है, हुँ, ऐसा हुँ, मैं बोल हुँ। रही हूँ। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो जो तो अगर आपने प्रोसेस करते हैं आप तो आपसे मतलब आपको गड़बड़ी कहाँ हुई थी? मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। हाँ, एक तो कंडा जब मैंने सोचा था कि मैं कंडा बनाऊँ, वो हुँ, अग्निहोत्र के लिए घर पर, वो बिना अड़ाया हुआ ऐसे लाते हैं ना, कि जो ज़मीन पे नहीं गिरा हो ऐसे।
तो हुँ, वो हुँ, मैं हुँ। घर पे लाई और मैं सीज़न यही था, हुँ, तो हुँ, इस हुँ। समय वो सूख नहीं पा रहा था। काफ़ी मैंने हुँ। पतला ही बनाया था ऐसे घर पे ही करके वो, लेकिन मैंने देखा 4 घंटे के अंदर उसमें कीड़े आ गए थे। वो बहुत छोटे-छोटे कीड़े होते हैं ब्लैक कलर के। हुँ, 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 तो हुँ। फिर हम वैसा अग्निहोत्र नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें जीव हत्या इस तरह का हुँ, चीज़ हुँ, और हुँ। जो भी हुँ, हो हुँ, हुँ। एक उसका हुँ, वो हुँ। अंडा रह जाता है ना शायद वो हुँ। गोबर में इस हुँ, हुँ, तरह का। हुँ। तो वो एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ कि मैंने ये चीज़ किया था वो सुखाने के लिए कंडा, कि घर पे लाके बनाए, तो वहाँ पे गलती हुई जी, थी। जी, 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 और जी। ये जो है नीम ऑयल का गोबर लाकर और गोबर में कच्चा गोबर में वो हुँ, नीम ऑयल डाला था मच्छर भगाने के लिए। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। उसमें गंध बहुत तीव्र आता था नीम का। हुँ, हुँ, शायद हुँ, हुँ, मैंने हुँ। ऑयल ज़्यादा डाल दिया हो इसके लिए, बहुत तीव्र था तो इतना तीव्र लगता था मुझे, शायद मैं शायद ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, थोड़ा वो हुँ, गंध हुँ, को लेके, तो मैं वो हुँ। यूज़ ज़्यादा उतना नहीं कर पाई। तो जो मिस्टेक हाँ, हुई थी हाँ, वो हाँ। मैं बता दे रही हूँ ताकि औरों को वो काम आए, बस जी, यही जी, था। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो कंडा हम बनाएँ, वो पहली चीज़ हम छोटे-छोटे बनाएँ। बहुत मतलब छोटा-सा उसमें मैंने बनाया था, बिस्किट इतना छोटा, छोटा-सा हाँ, एकदम। हाँ, हाँ, हाँ। और उसको उसको बनाकर जैसे आपने कहा, वो बिल्कुल सही बात है, यदि धूप नहीं है, बादल बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, तो वो सूखेगा नहीं, फिर वो उसमें वो आने लगेंगे। लेकिन अगर थोड़ा-सा कुछ ऐसी जगह पे रखा जाता है कि धूप के संपर्क में हो या उसी समय बनाया जाए जब धूप निकल रही हो थोड़ी-थोड़ी, तो वो छोटे-छोटे कंडे पलट-पलट के हम सुखाएँगे तो मुझे लगता है वो उसमें कीड़े नहीं आएँगे। और करके देख सकते हैं, लेकिन मतलब हुँ, उसका लाइफ स्पैन रहता है गोबर का। हुँ, हुँ, 3 हुँ, से 4 घंटे, और गर्मी के दिन में बहुत अच्छे से सूखता है। ठंड के दिन में मतलब चांसेस हुँ, कम हुँ। जाते हैं थोड़ा इसमें, मतलब आप कि आप खराब। आप कौन से स्थान से हैं वैसे? महाराष्ट्र से हैं क्या? नहीं, गुजरात। जी, 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 जी। तो गुजरात में हो सकता है कि सर्दी के समय में ऐसी स्थिति रही हो जहाँ हाँ, डिपेंड बादल करता है। वगैरह नहीं हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा है बिल्कुल। वो धूप के ऊपर निर्भर है, जैसे हम यहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहाँ पे सर्दी में भी धूप का प्रभाव अभी है। तो कभी-कभी हो सकता है कि धूप का प्रभाव ना हो, बहुत सारी जगह जैसे महाराष्ट्र में भी ऐसा होता है कि बरसात हो रही है और सर्दियों में भी बरसात हो रही है या फिर मौसम ऐसा है कि धूप नहीं निकल रही है काफ़ी समय तक। तो उस अवस्था में फिर वो देखना होगा कि कंडे को फिर हम कन गोबर को ताज़ी लेकर तुरंत उसको प्रिपेयर करके और उसकी धूप बत्ती फिर हम बनाएँगे, तो धूप बत्ती फिर हम अगर फिर पंखे में भी हम उसको सुखा सकते हैं और कंडों को भी हम पंखे में थोड़ा सुखा सकते हैं। लेकिन जैसे कभी पंखे में, कभी धूप में, कुछ इस प्रकार करके हमें सुखाने होंगे। अच्छा और भैया, ये हुँ। जो हम जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसके बारे में तो भी सबको नॉलेज है कि वो बाँस की स्टिक रहती है तो यूज़ हुँ, नहीं हुँ, करनी हुँ। चाहिए। हुँ, तो हुँ, उसका हुँ, हुँ। ऑप्शन दूसरा कुछ है अपने पास? हाँ, जी, जी, उसका ऑप्शन है। मैं आपको उसका वीडियो भेजूँगा। जी, उसका एक बहुत बढ़िया धूप बत्ती बना रहे हैं लोग और बहुत बढ़िया तरीके से मतलब घर पे बन जाए वैसे? हाँ, घर पे मतलब बाहरी कोई मशीन वगैरह यूज़ ना करना पड़े, घरेलू स्तर पे? हाँ, वो मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा इसकी। एक धूप जी, बत्ती बनाने का पूरा प्रोसीजर है, वो शायद घर पे भी बनाई जा सकती है। और इसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम वाले तो बना रहे हैं, धूप बत्ती बिना बाँस की। और इसका एक वीडियो भी मैंने देखा था, जो बिना बाँस की धूप बत्ती थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा वो। जी जी। भैया। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद दीदी बहुत-बहुत। अ, कोई और भाई भी अपना अनुभव साझा करें। नीलिमा दीदी आप कुछ अपना अनुभव साझा कीजिए। दिनेश जी आपका आपका अनुभव होगा इसमें ज़रूर। ते हैं। तो आज पहले क्या है कि जैसे इनकी ट्रेनिंग करने आप ट्रेनिंग करने के लिए गए, तो उन्होंने
जो प्रोसीजर बताया है, तो उसी प्रोसीजर से आपने ध्यान में रखा और उसको किया। लेकिन जो बनाने के बाद प्रॉब्लम आती है, करते समय घर पे प्रॉब्लम आती है, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हमने 4, 5, 6 तरीके की वीडियो देखी। अलग-अलग किसी भी चीज़ को काम को करना है तो बहुत सारी वीडियो देखें पहले। आजकल बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब में, 3-4 साल पहले ऐसा नहीं था। तो अ, अब जो वीडियो देखकर हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये इन्होंने ये मिलाया है, उन्होंने ये मिलाया है, तो उन्होंने सुगंध के लिए ये मिलाया होगा, इन्होंने पाउडर ऐसा रखा है, दूसरे ने कैसा किया है, वो सब आइडिया हमें होने लगेगा। और फिर हम बनाते समय एक बार हम उस सज्जन को भी अपने साथ में रखें, फ़ोन नंबर रखें, जो उसमें एक्सपर्ट हैं, जो पहले से प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने का जिनका काम है रेगुलर, रेगुलर वो बनाते हैं। मतलब उस चीज़ को रेगुलर उनके यहाँ बन रही है वो चीज़। जैसे कोई गौशाला है, तो वो रेगुलर निर्माण हो रहा है उनके यहाँ। तो वो उस व्यक्ति को प्रॉपर पता होता है, हर आयाम पता होता है उसका। तो वो और ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे कि हाँ फिर हम बनाते समय हम ये पूछें कि हम क्या-क्या चीज़ें रखें? कि मान लीजिए हमारी धूप बत्ती हमारा हमें गीला गोबर लेना है, तो कि हमें सूखा लेना है और सूखा लेना है तो फिर वो सारा जो उसके आयाम या वो हम सब उनसे पूछें। कि उसमें हम क्या मिलाएँ कि वो जल्दी ना जले, कितनी मात्रा में कपूर मिलाएँ और उसका किसी चीज़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा ना रह जाए। जैसे दीदी ने साझा किया कि नीम का तेल ज़्यादा हो गया था, तो वो एक प्रॉपर वैसे वो बना के देते हैं। तो उनका जो टेस्टेड है, वो भी आप ले सकते हैं। किसी का जो एकदम प्रॉपर टेस्टेड है और वो बना हुआ है, एक तो वो होना चाहिए अपने पास। जैसे हमने अभी देखा है, ये भी टेस्टेड ही है, तो इसमें यदि संदेह हो तो राघवन जी हैं। अ, उन्होंने किया है, यदि राघवन जी का कोई नंबर चाहे, तो वो मेरे से ले सकते हैं, मैं नंबर उनको उपलब्ध करा दूँगा। पहले वो व्हाट्सएप कर दें क्योंकि वो भी बहुत प्रशिक्षण में बिज़ी रहते हैं और कुछ उन्हें डाउट हो तो आप लोगों को तो फिर वो व्हाट्सएप पे टाइम ले लेंगे, तो आप फिर उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अ, एक तो हमारे पास जो प्रॉपर पॉइंट हैं कि क्या-क्या मिलाना है, वो हो गया। फिर उसमें डाउट है तो हम प्रशिक्षक से पूछ लें। तीसरी चीज़ हम जब करने जाएँगे तो उस समय भी कुछ थोड़ा-सा एक बार पूछ लें पहले कि हम जो सामग्रियाँ हैं, पूरी विधि है, उसमें कुछ भी संदेह हो, जब भी संदेह आए, तब भी वो पूछ-पूछ के काम करें। तो आपको मुझे लगता है कि काम अच्छा होगा। मतलब बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा, एक हताशा नहीं आएगी, इस प्रकार का हो जाएगा और थोड़ी भी पॉजिटिवनेस आ जाएगी अगर पहली बार बनाने में, तो फिर मन में एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ, हमें अब इसमें आगे हमें करना है और पहली बार ही आपका मेहनत किया, आपने सामग्री लाए, आपने दूर से कहीं से क्योंकि सब चीज़ जड़ी-बूटी वाले की दुकान तो पास में नहीं होती है। तो आप सब अरेंज करके लेके आए, उसके बाद भी आपका अच्छा नहीं बना, आपका सामग्री भी जो गंध आपको चाहिए जैसी, वैसी गंध नहीं आई। लुक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा लुक अच्छा नहीं आ रहा है पहली बार में, तो इतना इश्यू नहीं है। लेकिन महक थोड़ी ठीक होनी चाहिए, जो जिसको प्रयोग किया जा सके, सूँघा जा सके। तो वो अगर नहीं आती है तो थोड़ा-सा हताशा होती है। जैसे मतलब कि तीक्ष्ण गंध ना आए, कोई चीज़ हम मिला रहे हैं तो उसका हमारा उद्देश्य ये है कि हम रखें तो आस-पास के लोगों को अच्छा महसूस हो, तो वो ध्यान में रख के हम कर सकते हैं और मच्छर वगैरह भगाने के लिए हम प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर उस तरह के कर सकते हैं। लेकिन वो भी हमें ऐसा रखना होगा कि उसमें भी गंध सामान्य हो, जो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण ना हो। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगली बार हम फिर इस पे अगले विषय पर चर्चा करेंगे।